इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में हमने जो मेन रिजल्ट्स लिखे थे, फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में आप लिखोगे फॉर इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, फॉर कंप्रेसिबल लिक्विड, फॉर कंप्रेसिबल लिक्विड, फॉर कंप्रेसिबल लिक्विड, जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है दैट इज दिस वन, A1 V1 रो 1 इज इक्वल टू A2 V2 रो 2। दैट मीन्स बेटा कि A, V and rho it is equal to constant. For compressible liquid A, V into rho it is equal to constant. Constant that is A1 V1 रो 1 is equal to A2 V2 रो 2। अगर लिक्विड कॉम्प्रेसिबल है तो ये है हमारे पास इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। फिर हमने लिखा था अगर लिक्विड, यस बेटा, यस सर आई हैड अ डाउट। ओके पूछो। सर इन पास्कल्स लॉ सर वो जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है, हाँ जी, यस सर उसमें जो लिक्विड है सर दैट इज इनकम्प्रेसिबल। तो सर अगर हम यहाँ से फोर्स लगाएंगे वो वहां पर जाएगा, तो सर न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से वो दोबारा फोर्स लगा के बैलेंस नहीं कर लेंगे एक दूसरे को, लाइक सीसॉ? नहीं ऐसा नहीं होता। लोड पे हमने जब तक हम उसको फोर्स लगाते रहेंगे ना, यहाँ से जब तक आप फोर्स लगाते रहोगे तब तक उसका प्रेशर जो है बना रहेगा, क्योंकि हम इस तरफ से फोर्स अप्लाई करते हैं। बस यहाँ से हम स्मॉल फोर्स अप्लाई करते हैं, वहां पे लार्ज फोर्स है। हाँ, अगर आप फोर्स लगाना बंद कर दोगे तो फिर बेटा ऑब्वियसली वो लोड फिर से उसको वापस भेज देगा नीचे। समझ रहे हो? यस सर। तो एक तरफ से आपको फोर्स लगाते रहना है इन कॉन्टिन्यूटी। जब तक आप इस तरफ से फोर्स लगाई जा रहे हो, जहां पर स्मॉलर एरिया है वहां पर कम फोर्स लगानी पड़ेगी, और जिस तरफ वाइडर एरिया है वहां पर अपने आप ही ज्यादा मतलब वो फोर्स कई गुना मल्टीप्लाई होके पहुंचेगी, जिससे कि लोड लिफ्ट हो जाएगा। द रीजन बीइंग कि प्रेशर सेम है, प्रेशर कांस्टेंट है। ओके, नाउ फॉर कंप्रेसिबल लिक्विड वी हैव दिस, फॉर कंप्रेसिबल लिक्विड वी हैव दिस इक्वेशन। एक हमने पढ़ा था फॉर इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, अगर हमारा लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या होगी? फॉर इनकम्प्रेसिबल लिक्विड equation of continuity is given by this, A1 V1 is equal to A2 V2, यानी बेटा area into velocity that is constant, area into velocity is equal to constant if liquid is incompressible। तो then this is the equation, क्योंकि density equal हो जाएगी ना। incompressible liquid में क्या होगा? because रो 1 is equal to रो 2 हो जाएगा, क्योंकि density क्या है? incompressible liquid की density constant हो जाती है। तो ये हमने बेटा इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में पढ़ा था लास्ट टाइम। इतना सबको क्लियर है? यस यस यस। ओके, नाउ आफ्टर दिस अब हमने कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने नोट करने हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड। एक पॉइंट, इसका थर्ड पॉइंट ये है कि ये किस लॉ को एक्सप्रेस करता है? इट एक्सप्रेसेस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। It expresses law of conservation of mass in fluid dynamics. So it expresses law of conservation of mass in fluid dynamics. So these are some important points regarding equation of continuity. तो इनको आप नोट कर सकते हो। आफ्टर दिस बेटा अब हमने लास्ट टाइम जहां छोड़ा था वहां से कंटिन्यू कर रहे हैं। कुछ नोट पॉइंट्स हैं। द नंबर वन इज, नोट करके सबसे पहले हम लोग नंबर वन पॉइंट इज वॉल्यूम फ्लो रेट। बेटा ये आपको याद रखना है कि वॉल्यूम फ्लो रेट, रेट का मतलब होता है समथिंग डिवाइडेड बाय टाइम। अगर आप किसी को टाइम के साथ कंपेयर करते हो दैट इज रेट। तो यहां पर हम देख रहे हैं वॉल्यूम फ्लो रेट, सो इट इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एंड बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी।
एरिया इंटू वेलोसिटी। डेरिवेशन नहीं करनी हमने इसकी, बस आपको ये याद रखना है कि दिस इज वॉल्यूम फ्लो रेट। यानी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में जो हम यहाँ पे A इंटू वी कहते हैं, एक्चुअली इट इज वॉल्यूम फ्लो रेट। इट मीन्स वॉल्यूम फ्लो रेट इज कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, तो दिस dV बाई dt इज इक्वल टू AB, ये आपको याद रखना है। यहां पर कैपिटल V वॉल्यूम है, और ये वाला जो V है, दिस इज स्पीड ऑफ द लिक्विड विच इज फ्लोइंग। एंड सेकेंड इज सिमिलरली वी विल कैलकुलेट मास फ्लो रेट। मास फ्लो रेट, तो बेटा मास फ्लो रेट इसको हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब वी नो दैट मास क्या होता है, मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, m इंटू डी होता है वैसे। तो अगर मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम है, तो बेटा यहाँ पर जैसे ही मैं m की जगह रो इंटू वी लिखूंगा, तो रो बाहर आ जाएगा और डिफरेंशिएशन रह जाएगी वॉल्यूम की। तो मास फ्लो रेट इज गिवन बाय रो इंटू डी वी डिवाइडेड बाई डी टी। और यहाँ पे dv बाई dt को यू कैन राइट av, दैट इज वी विल गेट a इंटू वी इंटू रो। तो बेटा जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में ये जो टर्म आती है जिसे हम कांस्टेंट कहते हैं, एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू रो, एक्चुअली इट इज मास फ्लो रेट। यू कैन से दैट वॉल्यूम फ्लो रेट एंड मास फ्लो रेट इट इज कांस्टेंट। दिस इज अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? अब क्योंकि मास फ्लो रेट कांस्टेंट है, इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है दैट इज एक्सप्रेसेस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इज इट क्लियर एवरीवन? से यस और नो? Yes, sir. तो ये मेन दो पॉइंट्स हैं, मतलब आपको इस लैंग्वेज में भी याद रखनी है आपको इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। सर यस, सर व्हाट इज वॉल्यूम फ्लो रेट? वॉल्यूम फ्लो रेट का मतलब है, देखो यहां से ये dt है एंड दिस इज dv। आओ इसको एक्सप्लेन करते हैं, बेसिकली इसको समझते हैं। यानी सिंपल वर्ड्स में बोलें कि कितने टाइम में कितनी वॉल्यूम फ्लो कर रही है, कितने टाइम में कितनी वॉल्यूम फ्लो कर रही है, यूनिट टाइम में हाउ मच वॉल्यूम ऑफ वाटर इज फ्लोइंग। तो बेटा सपोज करो कि यहां पर मैंने ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया कंसीडर किया है, एक लिक्विड पाइप ली है। लेट्स से दिस इज अ लिक्विड पाइप, मतलब पाइप है जिसमें लिक्विड फ्लो कर रहा है। तो कंसीडर दिस क्रॉस सेक्शन एरिया। नाउ बेटा इस क्रॉस सेक्शन एरिया में डेल्टा टी टाइम, मतलब कुछ छोटा सा टाइम गैप है या dt टाइम है, इन अ यूनिट टाइम dt टाइम में कितनी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इसको क्रॉस कर गई एरिया को। हाउ मच वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज क्रॉसिंग दिस पर्टिकुलर एरिया इन दिस टाइम dt। तो वी आर सेइंग दैट इस एरिया को dv अमाउंट ऑफ वॉल्यूम क्रॉस कर गई इस dt टाइम में। तो दिस dv बाई dt इज कॉल्ड वॉल्यूम रेट। यानी एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया को यूनिट टाइम में कितनी वॉल्यूम लिक्विड की क्रॉस कर रही है। यस और नो स्टूडेंट, समझ आ गया? Yes, sir. तो दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम फ्लो रेट। अच्छा, वॉल्यूम नहीं देखनी है, सपोज आपको मास देखना है कि हाउ मच मास ऑफ लिक्विड, यानी कुछ लिक्विड अगर यहां से क्रॉस कर जाएगा dt टाइम में, तो उस लिक्विड का कुछ मास होगा ना। आप ऐसा समझो इसको ना, यहां से समझो, ज्यादा क्लैरिटी तब आएगी। अगर ऐसे नहीं आ रहा, क्रॉस सेक्शन एरिया बीच में लेने के बजाय ये लास्ट में क्रॉस सेक्शन एरिया कंसीडर करो, और यहां से एक बीकर रख दो यहाँ नीचे। अब यहां से सपोज करो कि आपने डेल्टा टी dt टाइम में एक छोटा सा टाइम इंटरवल आपने लिया, यहां से लिक्विड आ रहा है, फ्लो कर रहा है। तो dt टाइम के अंदर आपने क्या कर दिया, यहां से ये लिक्विड सारा इसके अंदर गिरेगा जाके आफ्टर फ्लो होने के बाद। तो dt टाइम के बाद आपने ये लिक्विड हटा के साइड में रख दिया। बेटा dt टाइम में जितना लिक्विड इसमें आप कलेक्ट कर सकते हो वो आपने कलेक्ट कर लिया। तो उस लिक्विड को उठा के अगर आप उसकी वॉल्यूम चेक करोगे, दैट वॉल्यूम इज dv। अगर आप उसका मास चेक करोगे, दैट मास इज dm। इज इट क्लियर स्टूडेंट? so this dv by dt, how much liquid is flowing per second, or how much volume of liquid is flowing per second, how much mass of liquid flowing per second through this pipe
through this cross section area, that is volume flow rate and mass flow rate. Is it clear, students? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यार इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का सिंपल सा मतलब यह है कि जितना लिक्विड यहां पर एंटर करेगा, जितना लिक्विड बेटा यहां से एंटर करेगा, सपोज यहां पे हम लोग कह रहे हैं कि 10 मिलीलीटर 100 मिलीलीटर सॉरी, सपोज 100 मिलीलीटर लिक्विड यहां से एंटर किया, तो बेटा 100 मिलीलीटर लिक्विड ही यहां से लीव करेगा उतने ही टाइम में। सपोज dt टाइम में 100 मिलीलीटर यहां से एंटर किया लिक्विड, तो dt टाइम में 100 मिलीलीटर लिक्विड ही यहां से बाहर निकलेगा। इस फैक्ट के बेसिस पर होती है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, यानी जो मास है वो कंजर्व्ड है, जितना लिक्विड का मास यहां से एंटर करेगा उतना ही मास यहां से लीव करेगा उतने ही टाइम में। दिस इज इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इज इट क्लियर नाउ एवरीवन? Yes, sir. ओके, तो ये टर्म्स आपको ये भी याद रखनी है, ये न्यूमेरिकल्स में हेल्प कर सकती हैं, इसलिए मैंने ये बताया है। नाउ आफ्टर दिस अब हम लोग नेक्स्ट टर्म हेडिंग लगा दो, लेमिनर फ्लो। लेमिनर फ्लो जल्दी जल्दी करते हैं। लेमिनर फ्लो, जैसे हमने स्ट्रीमलाइन और फ्लो करा वैसे एक लेमिनर फ्लो। लेमिनर फ्लो बेसिकली स्ट्रीमलाइन फ्लो को ही कहते हैं। बेटा लैमिना का जो मतलब होता है दैट मींस प्लेन शीट। लैमिना मतलब एक पतली सी 2 डायमेंशनल शीट को हम लोग लैमिना कहते हैं, एक बहुत पतली सी शीट। जैसे कि मेरे पास ये बुक का ये पेज है, ये बुक का जो ये पेज है, इट इज अ लैमिना, अ वेरी वेरी थिन शीट, दिस इज अ लैमिना। तो लैमिनर फ्लो का मतलब है कि लिक्विड जब फ्लो करता है किसी सरफेस के ऊपर तो वो लैमिना की फॉर्म में यानी लेयर्स की फॉर्म में फ्लो करता है। लैमिनर फ्लो का मतलब है बच्चे कि लिक्विड फ्लोज इन लेयर्स। नंबर 1, लैमिनर फ्लो का मतलब ये है लिक्विड फ्लोज इन लेयर, लिक्विड लेयर्स में फ्लो करता है। यानी कि सपोज करो कि ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ऐसे ही मैं रफ डायग्राम बना रहा हूं। किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मान लो लिक्विड फ्लो कर रहा है, लाइक दिस, लिक्विड इज फ्लोइंग ऑन दिस सरफेस। तो बेटा ये जो लिक्विड फ्लो करेगा इसमें क्या होगा, एक तो बॉटम लेयर होगी, फिर उसके ऊपर एक और लेयर फ्लो कर रही है, उसके ऊपर एक और लेयर। यानी लिक्विड ऐसे फ्लो नहीं करता कि एक सॉलिड चीज इकट्ठी फ्लो कर रही है, ऐसे टोटल इन टोटलिटी इकट्ठा फ्लो नहीं करता। लिक्विड फ्लोज इन लेयर्स। अगर लैमिनर टाइप का फ्लो है तो लिक्विड एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर स्लाइड करती हुई जाती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो बेटा जब लिक्विड की एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड करती हुई फ्लो करती है तो दोनों लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन भी होती है, इसलिए तो हम लोग कहते थे कि लिक्विड में भी फ्रिक्शन होती है। तो बेसिकली लैमिनर फ्लो का मतलब ये है कि लिक्विड फ्लोज इन लेयर्स। तो बेटा इमेजिन कर पा रहे हो, विजुअलाइज कर रहे हो? यस स्टूडेंट्स, विजुअलाइज कर पा रहे हो कि लिक्विड लेयर्स में फ्लो कर रहा है, पतली पतली लेयर्स बना के लिक्विड फ्लो करता है। अब दूसरा मेन पॉइंट ये है, एवरी लेयर हैज डिफरेंट वेलोसिटी। हर लेयर की वेलोसिटी डिफरेंट है, मतलब लिक्विड लेयर जो है वो सेम वेलोसिटी से ट्रेवल नहीं करती। यही तो रीजन है कि सपोज बॉटम वाली लेयर की स्पीड स्लो है और उसके ऊपर वाली लेयर उससे ज्यादा स्पीड से ट्रेवल कर रही है, तो बेटा लिक्विड की एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर तभी तो रब होगी ना, व्हेन देयर इज रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। व्हेनेवर देयर इज रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द लेयर्स ऑफ द लिक्विड, तो लिक्विड की लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन पैदा होगी और उसी फ्रिक्शन फोर्स को हम लोग विस्कस फोर्स कहते हैं। तो वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए आपको ये मेरी बातें समझ आ रही हैं जो मैंने यहाँ लिखी है? बेटा लिक्विड फ्लोज इन लेयर्स एंड एवरी लेयर हैज डिफरेंट वेलोसिटी। थर्ड point is particles of one layer do not enter into other layer. Third point is particles of one layer
मतलब एक लेयर में जो भी फ्लूइड पार्टिकल फ्लो कर रहे हैं, पार्टिकल्स ऑफ वन लेयर डू नॉट एंटर इनटू अदर लेयर, डू नॉट एंटर इनटू अदर लेयर, एंड देन वन थिंग इज इट इज अ स्ट्रीमलाइन फ्लो। बेसिकली जो लैमिनर फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन टाइप का फ्लो है, इट इज अ स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो रिस्पॉन्ड करो, क्या आपको समझ आया जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया लैमिनर फ्लो के बारे में? Yes. Yes. Yes, sir. तो बेसिकली कुछ कुछ बुक्स में लिख देते हैं कि स्ट्रीमलाइन फ्लो और लैमिनर फ्लो एक ही बात है, तो यू कैन ऑल्सो कंसीडर इट एज अ सिंगल टर्म, बट बेसिकली आप ये कह सकते हो कि लैमिनर फ्लो स्ट्रीमलाइन फ्लो का एक एग्जांपल है, मतलब मेन कैटेगरी तो स्ट्रीमलाइन ही है कि जब लिक्विड जो है एक स्ट्रीमलाइन में फ्लो करता है। अगर लिक्विड स्ट्रीमलाइन में फ्लो करेगा तो ही उसका फ्लो लेयर्स की फॉर्म में हो सकता है। तो बेटा इसके अलावा जो दूसरे टाइप का जो फ्लो है दैट इज टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो, अब ये स्ट्रीमलाइन फ्लो का अपोजिट है बिल्कुल, टर्बुलेंट फ्लो। इसके बारे में पॉइंट्स लिखते हैं मेन। बेटा टर्बुलेंट फ्लो में हमारे पास होता है नंबर 1 पॉइंट, इट इज इररेगुलर फ्लो, मतलब कि इररेगुलर फ्लो होता है, ऐसा कोई स्मूथ फ्लो नहीं है। आप ऐसे समझ सकते हो, सपोज ये हमारे पास एक लिक्विड पाइप है, तो इसमें एक पार्टिकल इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, दूसरा पार्टिकल जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तीसरा पार्टिकल ऐसे फ्लो कर रहा है, कोई ऐसे फ्लो कर रहा है, कोई ऐसे फ्लो कर रहा है, कोई ऐसे, कोई इस तरह से। मतलब इन शॉर्ट बोलें कि जो फ्लूइड के जो पार्टिकल्स हैं वो कोई पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे, और दे आर नॉट फ्लोइंग इन द स्ट्रीम लाइंस। ऐसा नहीं है कि एक पार्टिकल को दूसरा पार्टिकल फॉलो कर रहा है, वो रैंडमली कहीं भी चले जा रहे हैं, दैट इज टर्बुलेंट फ्लो, इररेगुलर फ्लो रहता है। नाउ बेटा टर्बुलेंट फ्लो कब आता है? प्रैक्टिकली ज्यादातर फ्लो टर्बुलेंट होते हैं, जैसे रिवर्स में या फिर कैनाल्स में, रिवर एंड कैनाल्स में जो वाटर फ्लो होता है ना, वो टर्बुलेंट टाइप का होता है, इररेगुलर फ्लो होता है। और इररेगुलर फ्लो के लिए क्या कंडीशन है वो नोट कर लो, कंडीशन लिख लो। कंडीशन ये होती है कि स्पीड ऑफ लिक्विड शुड बी हाई। टर्बुलेंट फ्लो तब होगा व्हेन स्पीड ऑफ फ्लूइड इज हाई। अगर लार्ज स्पीड है देन फ्लो विल बी टर्बुलेंट, तो बेटा ये कंडीशन है कि अगर लिक्विड हाई स्पीड से ट्रेवल करे तो जो फ्लो होगा लिक्विड का वो टर्बुलेंट होगा। इट मींस दैट स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए, अगर लैमिनर फ्लो की बात करें, इसमें कंडीशन क्या होगा? स्पीड स्लो होनी चाहिए, स्पीड ऑफ फ्लो शुड बी स्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या होता है, ये कंडीशन है कि अगर लिक्विड जिस स्पीड से फ्लो कर रहा है, अगर वो स्लोली फ्लो कर रहा है, बहुत ही स्लोली फ्लो कर रहा है, तभी वो एक स्मूथ वे में फ्लो कर पाएगा एंड तब बनेगा स्ट्रीमलाइन फ्लो। लेकिन अगर टर्बुलेंट फ्लो की बात करें जो प्रैक्टिकल होता है, जैसे रिवर में जो वाटर फ्लो कर रहा है वो बहुत हाई स्पीड से फ्लो कर रहा है, कैनाल्स में जो वाटर फ्लो कर रहा है दैट इज आल्सो फ्लोइंग विद हाई स्पीड। तो जब हाई स्पीड से कोई फ्लूइड फ्लो करता है तो उसका जो फ्लो टाइप होता है दैट इज टर्बुलेंट फ्लो, इररेगुलर टाइप का होता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सर ये हॉरिजॉन्टल हाँ फिर से बताओ, क्या बोलो फिर से, मैंने सुना ये नहीं। हॉरिजॉन्टली हो सकता है? नहीं ऐसा नहीं है, इट इज नॉट लाइक दिस कि हमेशा हॉरिजॉन्टल हो। किसी भी डायरेक्शन में फ्लो नीचे भी, मतलब लिक्विड स्लोपी इंक्लाइन प्लेन पे भी फ्लो कर सकता है, और अगर आप प्रेशर लगा के उसको फ्लो करवाओगे तो ऊपर को भी फ्लो कर सकता है। सर लाइक मतलब इन डैम्स इन टर्बुलेंट फ्लो। यस, डैम्स में जैसे ही आप सपोज गेट जहां से छोड़ते हैं हम लोग, जहां से पानी छोड़ देते हैं, एक तरफ से गेट ओपन कर देते हैं, तो वहां से जितना भी पानी बाहर निकल के हाई स्पीड से फ्लो करता है तो वो टर्बुलेंट ही है। तभी हम लोग कह रहे हैं कि कैनाल्स में या रिवर्स में जो वाटर फ्लो कर रहा है वो टर्बुलेंट है, क्योंकि जो फ्लो स्पीड है ना फ्लूइड की, या लिक्विड जिस स्पीड से फ्लो कर रहा है दैट इज वेरी हाई। तो अगर लिक्विड को आप हाई स्पीड से फ्लो करवाओगे तो उसके पार्टिकल्स
जो बाउंड्री वॉल्स हैं, मतलब जो बाउंड्री है, चाहे वो किसी पाइप की हो या कैनाल की आउटर बाउंड्री हो, वहां से लिक्विड कॉलिजन्स करते हुए जाएगा। तो सारे पार्टिकल्स कोलाइड करके कोई किस डायरेक्शन में जा रहा है, कोई किसी डायरेक्शन में जा रहा है, रैंडमली डायरेक्शंस में ट्रेवल कर रहे हैं। So that is why this kind of flow is turbulent. Sir, But what is condition the is example of laminar flow? laminar flow, बेटा as such कोई एग्जांपल नहीं है। कोई थिक लिक्विड, कोई हैवी लिक्विड है, सपोज जैसे कोई समथिंग लाइक ग्लिसरीन या ऐसा कुछ मटेरियल, जिससे आप बहुत स्लो स्पीड से ट्रेवल करवाओ, तो उसका फ्लो लैमिनर होगा। एज सच प्रैक्टिकली आप बोलो कि कोई नेचुरल वे होगा, तो नेचुरली ऐसा नहीं होता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कोई लिक्विड किसी सरफेस पे बहुत स्लो Yes, स्लो sir. ट्रेवल कर रहा है, इन दैट केस इट इज लैमिनर फ्लो। प्रैक्टिकली तो यही वाला फ्लो है बेटा, टर्बुलेंट। मतलब लिक्विड जब फ्लो करता है तो टर्बुलेंट मैनर में ही फ्लो करता है। अब सर आपने बताया सर स्ट्रीमलाइन फ्लो के अंदर सर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। हाँ, यू आर राइट, स्ट्रीमलाइन के अंदर एवरी पार्टिकल, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर सबकी स्पीड सेम है। ऐसे तो लिक्विड की स्पीड बढ़ती चली जाती है, हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर बेटा सेम वेलोसिटी है। वैसे तो एक्सेलरेटिंग है लिक्विड। बच्चे मैं ये कह रहा हूं, देखो ध्यान से समझो, ये बड़ी कंफ्यूजन है सबकी। ये लिक्विड स्ट्रीमलाइन की बात कर रहा हूं। यहां से सपोज करो कि ये एक पार्टिकल है, पार्टिकल नंबर 1 फर्स्ट पार्टिकल है, ये फ्लो करते करते यहां इस पॉइंट पे पहुंचेगा। आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट P है। आप P पॉइंट पे देखोगे कि इस पार्टिकल की क्या स्पीड है। तो जब ये पार्टिकल फ्लो करते 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 इस पॉइंट P पे पहुंचेगा, आपने इसकी स्पीड नोट कर ली। लेट्स से इस पार्टिकल की स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, फिर आपने एक ऑब्जर्वेशन ली पॉइंट Q पे। फिर ये पार्टिकल फ्लो करता करता पॉइंट Q पे पहुंचा, तो इसकी स्पीड हो गई 8 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड तो चेंज हो रही है, मतलब स्पीड कांस्टेंट नहीं है, स्पीड चेंज हो रही है। अब ये तो होगी पार्टिकल 1 की बात, और आपने ये ऑब्जर्वेशंस ले ली। नाउ पीछे से एक और पार्टिकल आ रहा है, ठीक इसके पीछे पार्टिकल 2। ये फ्लो करता करता जब ये इस पोजीशन पे पहुंचेगा पॉइंट P पर, तब आपने इसकी स्पीड मेजर की, इसकी भी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है। फिर पॉइंट Q पर जब आपने इसकी स्पीड मेजर की, तब पार्टिकल 2 की भी स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड है। दिस इज स्ट्रीमलाइन फ्लो। मैं ये नहीं कह रहा कि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, देखो वेलोसिटी चेंज हो रही है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जितने भी पार्टिकल्स पहुंचेंगे, उन सबकी वेलोसिटी उस पॉइंट पर सेम होगी। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। दैट इज, बट इसका मतलब ये नहीं कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। ऐसा नहीं है कि ये पार्टिकल एक सेम स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, नहीं, अलग अलग पॉइंट्स पर इसकी स्पीड अलग अलग है। मतलब एक्सेलरेटिंग है पार्टिकल, लेकिन फॉर द गिवन पॉइंट एवरी पार्टिकल विल क्रॉस द गिवन पॉइंट विद द सेम स्पीड। अब टर्बुलेंट फ्लो में ऐसा नहीं होगा। टर्बुलेंट फ्लो के लिए कंडीशन लिखो, कंडीशन तो लिख ली, फाइनली हम लोग लिख लेते हैं यही वाला पॉइंट जो स्पीड वाला है। इसमें आप लिखोगे वेलोसिटी ऑफ ऑल पार्टिकल्स क्रॉसिंग अ गिवन पॉइंट। टर्बुलेंट फ्लो के लिए एक पॉइंट लिखो, 1, 2 और थर्ड पॉइंट ये रहा। वेलोसिटी ऑफ ऑल पार्टिकल्स क्रॉसिंग गिवन पॉइंट इज नॉट सेम। बेटा एक पर्टिकुलर पॉइंट से जो पार्टिकल क्रॉस कर रहे हैं, मतलब सपोज करो कि ये पार्टिकल इस पॉइंट से पास कर रहा है पॉइंट P से, फिर एक ये वाला पार्टिकल थोड़ी देर के बाद एक पार्टिकल आया, ये भी इस पॉइंट P से पास कर रहा है, तो लेकिन इन दोनों की स्पीड अलग अलग होगी इस पॉइंट पर। तो वेलोसिटी ऑफ ऑल द पार्टिकल क्रॉसिंग गिवन पॉइंट इज नॉट सेम। दिस इज टर्बुलेंट फ्लो, एंड इफ इट इज सेम देन इट इज स्ट्रीमलाइन फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो तब आएगा जब लिक्विड हाई स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, और स्ट्रीमलाइन फ्लो तब होगा जब लिक्विड बहुत स्लो स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? से यस और नो? यस। तो ये थे हमारे पास मेन स्ट्रीमलाइन फ्लो, और उसका एक एग्जांपल हमने किया लैमिनर फ्लो वाला, और दूसरा है टर्बुलेंट फ्लो। तो बेटा टर्बुलेंट फ्लो जो है, ये तो इसके तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, रिवर्स में, कैनाल्स में, या प्रैक्टिकली जितने फ्लो हो रहे हैं वो सारे टर्बुलेंट है। रब कर दूं, नोट हो गया सबका?
यस सर। चलो ठीक है, अगली हेडिंग लगाते हैं। अगली हेडिंग लगाओ, एनर्जी ऑफ अ लिक्विड। एनर्जी ऑफ लिक्विड। जब हम हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे तब हमने लिक्विड की एनर्जी वाला टॉपिक नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि जो लिक्विड रेस्ट पे है उसके पास क्या एनर्जी है, उसके पास किसी टाइप की कोई एनर्जी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा एक पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है अगर आपने उसको किसी हाइट पे स्टोर कर रखा है, अगर वो लिक्विड रेस्ट पे है। लेकिन जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसके पास तो काफी तरह की एनर्जी है। तो दैट इज एनर्जी इन अ लिक्विड। तो लिक्विड या मतलब फ्लूइड में कौन कौन सी एनर्जी हो सकती है बेसिकली वो पढ़ रहे हैं। तो बेटा 3 तरह की एनर्जी होगी। नंबर 1 इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। मतलब अगर हमारा लिक्विड वेलोसिटी v से ट्रेवल कर रहा है, इफ लिक्विड इज फ्लोइंग विद स्पीड v, और उस लिक्विड का ओवरऑल मास जो जितना वॉल्यूम हमारे पास लिक्विड है उसका मास है m, तो बेटा उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर। बट हमें चाहिए काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास हम लोग चेक करते हैं। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास का मतलब है जितनी टोटल काइनेटिक एनर्जी है उसको मास से डिवाइड कर दो, दैट इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। तो मास से मास कट जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास आएगा हाफ इंटू स्पीड स्क्वायर। तो दिस इज काइनेटिक एनर्जी। नंबर 2 इज पोटेंशियल एनर्जी। नंबर 2 इज पोटेंशियल एनर्जी। नाउ बेटा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, वी नो दैट इट इज mgh। अगर लिक्विड किसी हाइट h पर है, वहां फ्लो कर रहा है, या स्टेबल भी है किसी हाइट h पर है, ऑब्वियसली अब आप ये देखो ना कि हमारे रूफ टॉप तक पानी जाता है, तो हमारे घरों के ऊपर जो टंकियां रखी हुई हैं, वाटर टैंक जो है, उस वाटर टैंक को ऑब्वियसली हमने उसे किसी हाइट पे रखा हुआ है। तो लिक्विड इतनी हाइट पे है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी ड्यू टू दिस हाइट h। so that is potential energy of the liquid, but we need potential energy per unit mass। तो बेटा potential energy per unit mass, potential energy per unit mass is mgh divided by m। mass से डिवाइड कर देंगे तो we will get g into h। so this is potential energy per unit mass। एंड बेटा थर्ड टाइप की जो एनर्जी है, दिस इज अ न्यू एनर्जी जिसके बारे में आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा, दैट इज प्रेशर एनर्जी। थर्ड टाइप की जो एनर्जी है दैट इज प्रेशर एनर्जी। तो बेटा ये 3 तरह की एनर्जीज होती हैं। प्रेशर एनर्जी को अलग से डिस्कस करते हैं। पहले ये नोट कर लो कि लिक्विड के पास 3 टाइप्स की एनर्जीज हो सकती हैं। एक हो सकती है काइनेटिक एनर्जी, दूसरी हो सकती है पोटेंशियल एनर्जी, और तीसरी हो सकती है प्रेशर एनर्जी। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? एनी डाउट? नो सर। यस, ओके। तो इसको फटाफट नोट कर लो, कंटिन्यू करें फिर आगे। हो गया सबका? यस यस। ओके, आगे चलते हैं। अभी इसको खोलेंगे। जो थर्ड टर्म है हमारे पास प्रेशर एनर्जी। बेटा प्रेशर एनर्जी की डेफिनेशन लिखो। इट इज द एनर्जी पोसेस्ड बाय द लिक्विड। इट इज द एनर्जी पोसेस्ड बाय द लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स प्रेशर। इट इज द एनर्जी पोसेस्ड बाय द लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स प्रेशर। इट इज द एनर्जी पोसेस्ड बाय द लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स प्रेशर। प्रेशर एनर्जी। बेटा अगर आप किसी लिक्विड पे प्रेशर अप्लाई करोगे, इफ लिक्विड इज अंडर सम प्रेशर, इफ लिक्विड इज अंडर सम प्रेशर, तो उस लिक्विड के पास प्रेशर एनर्जी होगी।
आगे आपको कंटिन्यू कर लो इस लाइन को. इट मींस इफ अ लिक्विड, जो मैंने डेफिनेशन लिखवाई उसके आगे कंटिन्यू कर लो. इट मींस इफ अ लिक्विड इज अंडर प्रेशर, it means if a liquid is under pressure, if a liquid is under pressure, then it will have pressure energy. If a liquid is under pressure, then it will have pressure energy. ठीक है बच्चे. उसके बाद निकालते हैं प्रेशर एनर्जी के लिए फॉर्मूला. उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर अ वेसल, consider a vessel fitted with a piston, consider a vessel fitted with a piston. एक वेसल लेते हैं fitted with a piston and a liquid, उसमें हमने लिक्विड फिल किया हुआ है. सपोज बेटा हमारे पास ये वेसल है और यहां हमने एक पिस्टन लगाई हुई है. fitted with a piston at one side, at one side. तो एक साइड पे हमने यहाँ पे पिस्टन फिट कर रखी है ये. तो दिस इज आवर पिस्टन और इस वेसल में हमने लिक्विड फिल किया हुआ है. ये जो लिक्विड हमने फिल किया हुआ है इसकी डेंसिटी ले लीजिए आप रो. डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड इज रो. और ये हमारी पिस्टन है, यहां पर हमने जो फिट कर रखी है पिस्टन. इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कंसीडर कर लो. पिस्टन हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया, पिस्टन हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया ए. इस पिस्टन का क्रॉस सेक्शन एरिया ए है. नाउ इस पिस्टन पे हमने फोर्स लगाई इस डायरेक्शन में. दिस इज फोर्स एफ. Force F is applied on piston. Force F is applied on piston. इस पिस्टन पे हमने फोर्स लगाई है तो ऑब्वियसली ये पिस्टन अंदर की तरफ प्रेस हो जाएगी. लेट्स से दिस इज पोजीशन नंबर 1, अभी जो पोजीशन है पिस्टन की. और प्रेस होने के बाद पिस्टन की जो न्यू पोजीशन है दैट इज दिस वन. तो थोड़ी देर के बाद पिस्टन प्रेस हो जाएगी अंदर की तरफ. तो वहां से उठ के अब पिस्टन यहां पहुंच जाएगी. तो दिस इज पोजीशन नंबर 2. आफ्टर अप्लाइंग फोर्स एफ ऑन द पिस्टन, तो हमने पिस्टन के ऊपर फोर्स लगाई, पिस्टन अंदर की तरफ प्रेस हो गई, तो वो पोजीशन 1 से पोजीशन 2 तक पहुंच गई. लेट्स से द डिस्टेंस मूव्ड बाय द पिस्टन इज dx. मतलब बेटा 1 और 2 के बीच का ये जो डिस्टेंस है, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज dx. dx इज व्हाट? इट इज distance moved by the piston, distance moved by the piston due to force F. Distance moved by the piston due to force F. जो आपने यहाँ फोर्स लगाई है उसकी वजह से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, मूव किया है पिस्टन ने, दैट इज dx. नाउ बेटा आपने जो यहाँ पे फोर्स लगाई है, क्या ये लिक्विड पे प्रेशर क्रिएट करेगा? यस और नो? Is it creating pressure on the liquid? The force F is applied on the piston. Is it creating some pressure on the liquid? Yes, sir. Yes, it will create some pressure on the liquid because we are applying a force F on this area A. Piston का area जो है cross section area that is A. तो इस फोर्स की वजह से एक प्रेशर क्रिएट होगा इस लिक्विड के ऊपर. और मैंने आपको बताया ही है कि अगर लिक्विड में प्रेशर क्रिएट होगा तो whenever a liquid is under pressure, so it will have this type of energy, pressure energy. तो पहले तो ये देखते हैं कि फोर्स कितनी लगाई है. तो मान लो कि let P is equal to the pressure, P is equal to the pressure experienced by the liquid. P is the pressure experienced by liquid. बेटा लिक्विड जो प्रेशर एक्सपीरियंस कर रहा है, let's say this pressure is P. तो therefore जो हमने फोर्स अप्लाई किया दैट इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया. क्योंकि बेटा प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, यहां से फोर्स कैलकुलेट करेंगे, इट विल बी प्रेशर इनटू एरिया. नाउ दिस इज फोर्स. प्लीज नोट इट डाउन फास्ट बिकॉज टाइम ऑलमोस्ट हो गया है, बट प्लीज नोट इट डाउन, इसको कंप्लीट करना है जल्दी जल्दी. Done, sir. Done, sir. नाउ दिस इज फोर्स. नाउ द वर्क डन, now beta this force is doing some work in moving this piston by distance dx.
तो वर्क डन बाय फोर्स F इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स हमने लगाई थी F और डिस्प्लेसमेंट हुआ dx, और फोर्स किसके इक्वल है? P इंटू ए के इक्वल। तो वर्क डन इज इक्वल टू P इंटू ए इंटू dx। दिस इज इक्वल टू वर्क डन। नाउ बेटा इस वाले पोर्शन को एरिया, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है और इसकी लेंथ dx है। अगर मैं इतने पोर्शन को अलग से यहाँ ड्रॉ करूं तो दिस इज आर पिस्टन पोजीशन नंबर 1 ऑफ पिस्टन। यहां से हमने फोर्स लगाई, तो बेटा ये पिस्टन वहां से मूव करके यहां पहुंच गई पोजीशन 2 पर। तो इस पोर्शन की लेंथ हमने कहा dx है, ऑब्वियसली यहाँ लिक्विड ही था जिस लिक्विड पे फोर्स लगी है। और इस पिस्टन का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है दैट इज A। तो बेटा एरिया इंटू लेंथ, इसको वॉल्यूम कहते हैं। तो ये जो लिक्विड हमारे पास है यहाँ पर विद इन दिस वॉल्यूम दैट इज dV। तो एरिया इंटू dx, दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम। तो इट विल बिकम P इंटू dV। ठीक है बेटा, अगर आप क्रॉस सेक्शन एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो तो यू विल गेट वॉल्यूम। सिलेंडर में भी तो ऐसा ही होता है बच्चों। मान लो ये मेरे पास क्रॉस सेक्शन एरिया है पाई आर स्क्वायर, और अगर मैं इस सिलेंडर को हाइट प्रोवाइड कर दूं h, तो अगर मैं एरिया और हाइट को मल्टीप्लाई कर दूं पाई आर स्क्वायर h, तो वो हमें उस सिलेंडर की वॉल्यूम दे देता है ना। फॉर्मूला पढ़ते थे 10th क्लास में, पाई आर स्क्वायर h। Yes, sir. यस सर। बेसिकली क्या है कि अगर आप क्रॉस सेक्शन एरिया को मल्टीप्लाई कर दो लेंथ के साथ, क्रॉस सेक्शन एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट वॉल्यूम, एरिया इनटू लेंथ। सो दैट इज व्हाट आई मीन। सो इन दिस केस, so this is area having cross section area A, length is dx, so area into dx is volume। तो बेटा वर्क डन बाय फोर्स इज नाउ P into dV। क्योंकि लेंथ हमने dx लिया इसलिए वॉल्यूम को dV ले रहे हैं। नाउ बेटा दिस वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर एनर्जी, क्योंकि हमें तो पता है वर्क डन ही एनर्जी के इक्वल होता है। वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी। तो बेटा वर्क डन बाय दिस फोर्स विच इज प्रोड्यूसिंग प्रेशर, क्योंकि इस फोर्स की वजह से लिक्विड पे प्रेशर लगा है, सो दिस वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर। तो वर्क डन बाय फोर्स F इज इक्वल टू प्रेशर एनर्जी। तो हमारे पास यहां से प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, क्योंकि बेटा ये फोर्स प्रेशर क्रिएट कर रहा है, तो ये फोर्स जितना वर्क डन करेगी दैट वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर एनर्जी। सो नाउ वी हैव फॉर्मूला ऑफ प्रेशर एनर्जी। तो बेटा प्रेशर एनर्जी इज इक्वल टू P इंटू dV। प्रेशर एनर्जी इज इक्वल टू P इंटू dV। दिस इज प्रेशर एनर्जी, बट वी नीड प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास। तो स्टूडेंट्स प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास जो हमें मिलेगा, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, उसका फॉर्मूला ये याद रखना आपको मेन। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, तो प्रेशर एनर्जी है P इंटू dV और मास हमारे पास है m। नाउ बेटा मास को हम लोग लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो अगले स्टेप में P इंटू dV, मास को लिखेंगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, dV कट जाएगा तो वी लेफ्ट विद प्रेशर अपॉन डेंसिटी, प्रेशर अपॉन रो, P अपॉन रो। तो दिस इज प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास। बेटा समझ आ गया? मास को लिख सकते हैं ना डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, क्योंकि डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। एनी डाउट Yes. स्टूडेंट? No, sir. नोट डाउन हो गया सबका? Yes, sir.